प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ एशिया का ट्रेंड बदल दिया है। भारत ऐसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है जो ट्रंप के टैरिफ और चीन की हरकतों पर भारी पड़ रहा है। ईयू से ट्रेड के बाद यूएई से गैस और अब वेनेजुएला से होने वाले तेल की डील, ये सब कुछ बता रहा है कि न्यू मोदी नीति में वैरायटी बहुत ज्यादा है और अब किसी खास देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। कैसे पीएम मोदी ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी पहचान दिलाई, रिपोर्ट में। India is a pillar of strength for the world. A strong India will contribute to more stable and prosperous world. टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। साथियों, आज का भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, भारत खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। डिप्लोमेसी में डाइवर्सिटी, कनेक्टिविटी में टेम्परामेंट और सिक्योरिटी में एग्रेशन, यही है साउथ एशिया में हिंदुस्तान के नेक्स्ट लेवल वाला नरेंद्र मोदी का न्यू फंडा। जिसमें चीन की राइजिंग इन्फ्लुएंस का बैलेंस करने का दमखम है, तो ट्रंप के शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन वाले प्रेशर पॉलिटिक्स की काट। मोदी की विदेश नीति के पर्सनल और मल्टी अलाइनमेंट ने ग्लोबल साउथ लीडरशिप में भारत को सॉफ्ट पावर से आगे राइजिंग पावर की कतार में ला खड़ा कर दिया है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत पर 12.5% का टैरिफ बम फोड़ना चाहते हैं, जब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर मोदी विरोधी माहौल बनाने में जुटा है, तब भी टेक से ट्रेड तक और स्ट्रेटजी से डिफेंस तक हर ट्रेंड्स में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी की बदौलत ग्लोबल साउथ की नई वॉइस भी बनता जा रहा है। वैश्विक मंच पर मजबूती और विश्वसनीयता ऑटोनॉमी ऑफ मोदी पर फोकस कर रही है। क्यों और कैसे को कुछ उदाहरणों के जरिए समझिए, फिर आपको बताएंगे ट्रंप कार्ड और जिनपिंग फॉर्मूले पर किस तरह भारी पड़ती जा रही है मोदी नीति। – 2014 से पहले भारत के कुछ ही देशों के साथ पार्टनरशिप थे, मगर अब 40 से ज्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं, जो कि कमोबेश हर महाद्वीप की ताकतवर कंट्रीज हैं। 30 से ज्यादा देशों में मोदी को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान या पुरस्कार से नवाजा जाना भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। 19 विदेशी संसदों को मोदी द्वारा संबोधित किया जाना अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। और 2023 के दौरान G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराना भी साउथ एशिया में भारत की धमक का परिचायक है। अब नई शिफ्टिंग मेक इन इंडिया के बैनर तले हथियार और सेमीकंडक्टर में दिखाई दे रही है। एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तेजी आई है। जिस भारत की पहचान कभी डिफेंस इंपोर्टर के तौर पर हुआ करती थी, वो अब प्रोडक्शन में डंका बजा रहा है। अचानक से एशियाई देशों में देसी ब्रह्मोस का क्रेज बढ़ गया है।
फिलीपींस के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया हिंदुस्तानी मिसाइल से अपनी सुरक्षा मजबूत करने की ताकीद कर रहे हैं। और इस न्यू सिनेरियो ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत से मिसाइल खरीदने वाले लगभग इन सभी देशों का चीन से क्षेत्रीय विवाद है। 2014-15 में डिफेंस प्रोडक्शन 46,000 करोड़ का हुआ करता था। 2025-26 में बढ़कर 1,27,434 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी वजह से हथियारों के एक्सपोर्ट्स में भी भारी वृद्धि आई है। 100 से ज्यादा देश मोदी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा बन रहे हैं। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। अब हमारी एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे। ब्रह्मोस की दीवानगी सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट तक देखी जा रही है। ईरान और अमेरिकी जंग से सबक लेकर सऊदी अरब और यूएई अपने डिफेंस बेड़े में भारत की इस सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल करना चाहते हैं। भारत में बना पिनाका रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को डिलीवर करने के बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया अब फाइनल ग्राउंड में है, जबकि आकाश एनजी के लिए मलेशिया के बाद अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देश भी बातचीत कर रहे हैं। लाइटनिंग म्यूनिशन के रूप में नागास्त्र 1 और रबॉन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तौर पर नेत्र से जुड़ी इंक्वायरी लगातार जारी है। हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की क्रेडिबिलिटी, ये सब हमारी डेटरेंस का आज ये हिस्सा बन चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे इंडिजिनस वेपन्स, स्वदेशी हथियारों और रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता में दुनिया भर में एक गजब का पॉजिटिव अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के अनेक देशों ने हमारे यहां से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मोदी सरकार में सबसे बड़ा जोर डिफेंस सेक्टर में घरेलू प्रोडक्शन बढ़ने पर रहा, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी हद तक घटी है। रूस और अमेरिका पर निर्भरता के बजाय भारत ने फ्रांस, जर्मनी और इजराइल से भी कई बड़ी डीलों को अंजाम दिया है। मोदी ने इंटरनेशनल मंच पर सिक्योरिटी पर्पस में एग्रेसिव नॉर्म्स को वैल्यू ऐड किया, और जब ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस को लेकर बड़ा सवाल उठा, तो यहां भी मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफिकेशन को तरजीह दी। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदा, यूएई के साथ एलपीजी को लेकर बड़ी डील की, ईयू के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है। अब अमेरिका भी कह रहा है कि व्यापार को लेकर 99% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, सिर्फ औपचारिक सिग्नेचर भर बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 वाले विजन और उनकी नीतियों की दुनिया सिर्फ इसलिए सराहना नहीं कर रही कि वो बीते 5 सालों से ग्लोबल लीडर की अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं, या फिर देश में लोकप्रियता का मीटर महज इसलिए नहीं बढ़ रहा कि जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड मोदी अपने नाम करने वाले हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि हर कोई साउथ एशिया में हिंदुस्तान की तरफ एकटक होकर देख रहा है और गंभीरता से मोदी नीति को पढ़ रहा है। ब्रिक्स और मिडिल ईस्ट के बाद यूरोप के साथ नए दौर के संबंध ट्रंप की डायलॉगबाजी का जवाब माने जाते हैं। क्वाड जैसे संगठन को रिवाइव किया जाना
टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में चीन के लिए चैलेंज है, हालांकि ट्रंप इसे कमजोर करने पर लगे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ 2+2 डायलॉग मोदी की बिजनेस अप्रोच को दर्शाते हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good coffee. कूटनीति के मंच पर मोदी का मीम ट्रेंड भी स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी मायने रखता है, ताकि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प तैयार किया जा सके। दुनिया की इकोनॉमिक ग्रेविटी जिस सेंटर की ओर शिफ्ट हो रही है उसका नाम है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक इनएविटेबल पार्टनर बन चुका है। आज टेक वर्ल्ड और अर्थ जगत के ग्लोबल लीडर्स के बयानों का निचोड़ निकाले तो एक ही भाव सामने आता है, अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको भारत से जुड़ना ही होगा, भारत में होना ही होगा। वैश्विक आर्थिक शक्ति का संतुलन भारत की ओर झुक रहा है। तेज आर्थिक वृद्धि और ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव इसके उदाहरण हैं। खासकर ईरान युद्ध के बाद जिस तरह दुनिया पर एनर्जी क्राइसिस के बादल मंडरा रहे हैं, तब भी मोदी के निकाले गए नए रास्ते हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन होंगे। ओमान के साथ 1 जून से लागू हुआ सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसी का उदाहरण है। अब अगर हॉर्मुज नहीं भी खुला तो भी भारत का सामान ओमान के रास्ते यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और कुवैत तक आसानी से पहुंच जाएगा और किसी तरह का टैरिफ भी नहीं लगेगा। इस व्यापारिक आर्थिक साझेदारी ने मोदी की इमेज को पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत कर दिया है, जिसका जिक्र नॉर्वे के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है, जो आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसी कड़ी में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटना भी शामिल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए समुद्री और हवाई मार्गों पर बिना बाधा आवाजाही और समुद्री व्यापार के महत्व पर खुले दिल से जोर दिया। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के वैश्विक संदेश को बढ़ावा देते हैं। तो भाव यही है कि साउथ एशिया में हिंदुस्तान का दबदबा आने वाले सालों में बहुत ज्यादा सुनाई देगा और इसके लिए बीते 12 सालों से नींव रखी जा रही है। तमाम अंदरूनी और विदेशी साजिशों को धता बताकर भी मोदी स्थिर भारत के प्रण पर कृत संकल्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।